मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, हिमांशु गुप्ता और साथ ही राजेश पलविया, जिनसे हम बातचीत करेंगे। राजेश तो फंडामेंटली भी देखते हैं और टेक्निकल्स भी देखते हैं, और हिमांशु हमारे साथ टेक्निकल्स के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी क्लोजिंग कॉल्स क्या हैं सर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो क्लोजिंग कॉल जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस हमें ये स्टॉक में देखने को मिला, और अब स्टॉक ऑलमोस्ट 3000 के आसपास ट्रेड करा, और जिस तरीके से लास्ट सेशन के बाद आज हमने एक फॉलो अप बाइंग देखी है, हमें लगता है एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ से काफी अच्छा मूव दिखाते हुए दिखना चाहिए। 3050 से 3070 तक की अपसाइड हमें लगता है एचडीएफसी लिमिटेड में आते हुए दिख सकती है। तो 2950 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी लिमिटेड बाय करना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आईटी स्पेस से, और वो है टीसीएस। ऑलमोस्ट हमने स्टॉक में एक अच्छा बड़ा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग या हम बोल रहे करेक्शन देखा है। ऑलमोस्ट स्टॉक अब 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक में आज बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है, और दूसरे आईटी स्टॉक्स में भी आज जो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस यहाँ पे हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो 3470 के स्टॉप लॉस से टीसीएस हम बाय करने की सलाह देंगे। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3600 से 3620 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। जो तीसरा स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस, जो कि एक अच्छे मोमेंटम में पूरा सेक्टर ही बना हुआ है, और एक पॉजिटिविटी हमने पिछले दिनों में भी देखी, और जिस तरीके से पूरे सेक्टर में एक अच्छा बाइंग का रुझान बना हुआ है, हमें यहाँ पे डीएलएफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए डीएलएफ में करीब 455 से लेके 460 तक के। करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 429 का। तो एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस और डीएलएफ, ये तीन स्टॉक हमें लगता है यहाँ से काफी अच्छा करते हुए दिखना चाहिए। इंटरेस्टिंग, आपकी तीनों की तीनों कॉल्स अलग अलग सेक्टर्स की हैं, तीनों ही हैवी वेट्स हैं, और तीनों में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है, जो ज़्यादातर जो फंडामेंटल एनालिस्ट भी बताते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस और डीएलएफ, ये तीन शेयर हो गए जो राजेश सर की तरफ से हैं। हिमांशु, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से आज की क्लोजिंग कॉल्स। गुड आफ्टरनून टू यू डीपी जी। तो देखिए, क्लियर कट एनबीएफसीज का आज दिन है, काफ़ी अच्छी खरीदारी अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वहां पर जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है बजाज फाइनेंस का। इनफैक्ट बजाज ट्विंस दोनों ही, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों के ही चार्ट सेटअप काफी अट्रैक्टिव है। बजाज फाइनेंस में यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चले 7640 के स्टॉप लॉस के साथ। 7850, 7870 तक के टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ पर आज के सेशन में या फिर कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पोजीशन अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, मुझे लगता है यहाँ पर 8000 तक के टारगेट्स जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बजाज फाइनेंस मेरी तरफ से पहला पिक रहेगा। दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है आईईएक्स का। तो डीपीडी, यहाँ पर हमने देखा कि एक हायर लेवल से एक अच्छी कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद ये स्टॉक अब वापस से मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए बनी हुई थी 755 760 के आसपास, उसके ऊपर आज ये स्टॉक निकला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आज हमने देखा कि अच्छी खासी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी होते हुए नजर आई। तो आईईएक्स मुझे लगता है खरीदारी करके चलें। 800 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 754 754 का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। और एक स्टॉक जो मुझे अभी अभी यहाँ पर मेरे रडार पर आया है, जिसमें अभी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये भी एनबीएफसी स्पेस पैक से है, और यहाँ पर हमने देखा कि इस पूरी तेजी को, एनबीएफसी पैक की तेजी को इस स्टॉक ने यहाँ पर लीड किया था लास्ट वीक भी, और आज यहाँ पर फिर से एक अभी ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को 1663-64 के लेवल्स पे खरीदारी करें करंट लेवल्स पर। 1710 1720 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको ओवरनाइट कल तक देखने को मिल सकते हैं। 1640 का एक मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी की सलाह। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स हैं आपकी। जब आज इंडसन टूट रहा हो उसके बीच में आप, क्योंकि राजेश सर ने एचडीएफसी लिमिटेड दिया, आप बजाज फाइनेंस भी दे रहे हैं, आपकी लिस्ट में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी है, और साथ ही आईएएक्स एक्सचेंज भी है। तो ये तीन शेयर तो हो गए हिमांशु जी की तरफ से, तीन शेयर हो गए हैं राजेश सर की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स और इस वक्त मार्केट में एक अच्छा रिबाउंड सेशन देख रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर आपको इस वक्त बजिंग दिख रहे हैं तो मिड कैप ब्रॉडर मार्केट में भी कई सारे काउंटर्स दिख रहे हैं। वर्लपूल इस वक्त आपको 12% तेज दिखेगा ऑन द फ्रंट ऑफ गोल्ड प्राइजेस। आपको गोल्ड रिलेटेड स्टॉक, चाहे गोल्ड फाइनेंस के स्टॉक्स हों या डायरेक्ट गोल्ड कंपनी जैसे टाइटन, इनमें अच्छा खासा सर्च दिखेगा और साथ ही कुछ सर्च दिखेगा आपको फुटवेयर इंडस्ट्री में भी। ऑफ बीट स्टॉक्स और सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता और राजेश पालवे दोनों बने हुए हैं। राजेश से क्विकली रिएक्शन लेंगे। राजेश, क्या देख रहे हैं आप वर्लपूल के चार्ट सेटअप पे? इसमें किस वजह से इतनी तेजी है और क्या अभी भी चार्ट सेटअप फेवरेबल लग रहा है या फिर प्रॉफिट बुक करने की सलाह होनी चाहिए? देखिए, काफी समय से एक स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है। स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। अगर हम देखें इसका सेटअप एनालाइज करें वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो 2000 के आसपास इसके सपोर्ट थे और इसका हायर साइड पे जो एक रेजिस्टेंस जोन बना था करीब 2300 के आसपास। लेकिन आज जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बना, अब ये 2300 के ऊपर अब ये सस्टेन करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से आज की बाइंग एक्शन देखने को मिली, हमें लगता है कि स्टॉक में अब ये आज अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2300 के ऊपर अब ये सस्टेन होता हुआ दिखेगा तो इसमें जो नेक्स्ट अप मूव बनते हुए दिखना चाहिए वो करीब आना चाहिए 2450 से लेकर 2500 तक की अपसाइड ये स्टॉक में हमें बहुत जल्द आते हुए दिख सकती है। तो जिन्होंने भी आज लोअर साइड पे बाय किया या अभी यहाँ करंट लेवल बाय कर रहे हैं तो यहाँ से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 2260 के आसपास और अपसाइड के टारगेट जो लगते हैं स्टॉक में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना, जो डेटा बनते हुए दिख रहा है वो लगता है यहाँ पे 2450 से 2500 तक की अपसाइड वर्लपूल में आते हुए दिख सकती है। तो वर्लपूल पे बाय करने की सलाह रहेगी। राइट, डिवीज लैब को एक बार डायरेक्टर साहब फायर करिए। इंट्राडे कुछ रिकवरी सी आती हुई नजर आ रही है, बहुत ही माइन्यूट मिस मार्जिन्स में। ऑफ कोर्स इसका एक ही डाउनसाइड है स्टॉक का कि इसमें इसके वैल्यूशन बहुत हाई हैं। 100 रुपीज का ईपीएस ये 1 ईयर फॉरवर्ड करेगा तो 48 टाइम्स पे है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनीज, बट डाउनग्रेड्स आए हैं ब्रोकरेजेस के। स्ट्रक्चरली देखते हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी मार्जिन ट्रैजेक्टरी थोड़ी प्रेशर के साथ रहती है नहीं, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में जबरदस्त रिकवरी आ रही है। डीएलएफ हमारे पैनलिस्ट आई थिंक हिमांशु बोल ही रहे थे, इंडिया बुल रियल एस्टेट भी 2% ऊपर है और रियल एस्टेट और सीमेंट ये दोनों स्पेस इंटरलिंक्ड है। एक की रिकवरी के साथ दूसरे की रिकवरी आती है। इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी तीसरा एक पोर्शन है जो इस पूरे रिकवरी का साथी है। और इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के चीफ से हमने कुछ दिन पहले बात की थी और उन्होंने ये बात कही थी कि कितनी जबरदस्त रिकवरी और बूम हाउसिंग में दिख रहा है। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक 3% ऊपर है। अभी हम राजेश से भी इसके बारे में बात करेंगे। आइए प्ले करते हैं वो एक छोटा सा मैसेज। जो रिकवरी हो रही है वो कम्प्लीटली ब्रॉड बेस्ड है। जैसे मिडिल इनकम हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग में ग्रोथ हो रही है, सिमिलर ग्रोथ we are seeing in the high income market. So it's completely pan India and it is across all income groups. और जो हमने जो इकोनॉमिक रिवाइवल देखी है in the last 3 months, it is really phenomenal. राइट, राजेश, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करते हैं और डायरेक्टर साहब एक एक करके ये कंपनी फायर करिए। अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड 3% ऊपर है, लीडर है और जायंट है अपने स्पेस का, लेकिन दूसरी लैगर्ड्स भी हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो कंट्रोवर्सी हो गई थी कार्लाइल को लेके और उनके बयान आए हैं कि वो रिकवर उसको वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक राइट्स इशू से पैसा भी रेज कर रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक लैगार्ड है। कैनफिन हाउसिंग, बहुत ही सॉलिड नंबर्स आए थे, बहुत सॉलिड कमेंट्री है। इन चारों स्टॉक्स के 3 महीने के चार्ट्स डायरेक्टर साहब फायर करिए। और छोटी कुछ कंपनीज भी है, रेपको हाउसिंग फाइनेंस एक्सेट्रा। राजेश, अगर इनके कुछ चार्ट्स हमारे लिए आप एनालाइज करके बताएं किसमें कितना दम है, अगर किसी को हाउसिंग फाइनेंस खेलना है तो बियॉन्ड एचडीएफसी लिमिटेड भी। तो बिल्कुल देखिए, प्रॉक्सी प्ले है रियल एस्टेट स्पेस में हम जिस तरीके का मूव देख रहे हैं अजय जी, वो कहीं ना कहीं सीमेंट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी हमें एक अच्छा तेजी का मूव बनते हुए दिख रहा है। हमने एचडीएफसी लिमिटेड तो यहाँ पे रिकमेंड भी किया है। जिस तरीके से इसके डेटा बन रहे हैं और अगर इसका चार्ट सेटअप देखें वीकली चार्ट, तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और ये देखें तो ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी बनी हुई है। आज के सेशन में भी देखें तो काफी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजिशन अनवाइंड करते हुए देखने मिला है और 3000 की स्ट्राइक जहां पे काफी बड़ा कॉल कॉन्सेंट्रेशन है राइटर्स का, वो भी आज अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड तो हमें लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 3070 तक की अपसाइड, तो यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड में आते हुए दिख सकती है।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एनालिसिस करूं तो उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस का सेटअप देखें तो स्टॉक में मल्टीपल टाइम स्टॉक 400 से 390 की जोन में स्लिप हुआ है, लेकिन वहां से रिकवरी जरूर बनी है स्टॉक में। तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन के साइन तो यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि 400 से 390 की रेंज में इसका एक बेस ऑलरेडी बन चुका है। अब इसमें हायर साइड की बात करें तो 440 445 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जैसे ही LIC हाउसिंग फाइनेंस में 445 का ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा, जो कि इसको फिर 470 480 की तरफ भी लेके जाएगा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे भी हमारा बाय का व्यू रहेगा। डिप्स में इसको ऐड करें, कोई भी वॉलेटिलिटी में अगर ये स्टॉक लोअर साइड पे मिलता है तो ऐड करें, 390 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से इसके फॉर्मेशन डेली और वीकली चार्ट पे बन रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि स्टॉक आगे आने वाले दिनों में 480 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में दिखाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कुछ एक शेयर्स जिसमें एकदम से तेज मोमेंटम आया उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर भी है। आप देखें एक सडन स्पाइक के साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक मजबूती देखने को मिल रही है। ये खैर शेयर्स तो मोमेंटम में रहेंगी, लेकिन IPO का मार्केट्स भी काफ़ी गर्म है। और रंजीत झा जो कि रूरश फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत IPO मार्केट्स को लेके। मिस्टर झा बहुत शुक्रिया पहले तो 18 और स्वदेश को समय आज देने के लिए। एक बड़ा IPO आज पेटीएम का खुला, 18,000 करोड़ रुपए का ये IPO है सर, रिजर्व किया गया 10% रिटेलर्स के लिए भी। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट। एंकर इन्वेस्टर्स तो खैर ये तो पता ही है सुपरहिट तो होना ही है, सबको मिल जाएगा सर? नमस्ते सर। ये इंडिया का हिंदुस्तान का पहला वॉलेट कंपनी है, तो रिटेल इन्वेस्टर को तो मिल जाएगा एंड इस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन, क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत कंपनी है और जाने माने निवेशक वॉरेन बुफे का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट निवेश के अनुसार ये काफी अच्छा लग रहा है। रंजीत, नायका के बारे में क्या राय है आपकी? सर नायका भी काफी अच्छी कंपनी है। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली इवॉल्व किया है फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन, जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं, तो नायका भी काफी अच्छा करेगी और लिस्टिंग गेन तो उसमें निश्चित मिलेगा ही, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय एंड होल्ड है। राइट। साथ ही रंजीत, सफायर फूड्स जस्ट ऑन द लाइंस ऑफ मिसेस बेक्टर या जोमेटो, खाने पीने वाले काउंटर, बर्गर किंग, आपको क्या लगता है यहाँ क्या निवेश करना चाहिए? तो सफायर जो यम फूड्स है उनके साथ में उनका काफी अच्छा संबंध है एंड सफायर अगर देखें आप कंपेयर टू देवयानी काफी बड़ा है मार्केट शेयर उनका। आई मीन श्रीलंका में तो वो लार्जेस्ट QSR चेन है एंड अभी जिस हिसाब से पेंडेमिक हुआ है लोगों का आकर्षण ब्रांड्स के प्रति ज्यादा है, हाइजीन के प्रति ज्यादा है। सो ये भी लगता है कि ये काफी अच्छा करेगा एंड जिस हिसाब से हमने देखा है देवयानी 110 से 150 चला है, तो इसमें डिमांड काफी रहेगा सफायर फूड्स में, तो ये भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म। मिस्टर झा, जैसे आप कह रहे हैं कि पेटीएम का जो IPO है इसमें लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे, आप लंबी अवधि के लिए इसको रिकमेंड क्यों नहीं करना चाहते? अभी आपको वैल्यूएशन थोड़ी रिच नहीं लग रही है, थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है, या IPO का साइज बहुत बड़ा है, वजह क्या है? लंबी अवधि के लिए भी इसमें आप निवेश कर सकते हैं एंड ये कंपनी सर देखिए जैसे अगर आपने सुना होगा वीचैट एक अपने आप में हेल्थ टेक, फिनटेक, सारी सब टेक उसमें लगा हुआ है। सो जो पेटीएम है ये भी हमारा इंडिया का वीचैट, चाइना का वीचैट जैसे हैं, तो इसमें ये ऐसी कंपनी जो जिसका प्रोडक्ट जैसे कनाडा एंड US बाकी सब जगह इस्तेमाल हो रहा है जो वॉलेट है, सो ये टू अ लार्ज एक्सटेंट अ ग्लोबलाइज्ड कंपनी है कंपेयर टू अदर इंडियन कंपनी। सो इसमें कंपनी काफी बड़ी है बट ये कंपनी लॉन्गर टर्म के लिए। लेटेंट व्यू का अपने IPO पे नजर दौड़ाइए, लोग इसको हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ जी सर, सो आजकल की कंपनी देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड का प्राइस टू बुक देखें आप, तो मतलब लगभग 40 से 50% कंपनी ऑफ बैलेंस शीट है, आपको बैलेंस शीट पर नजर ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सब इनके इंटेंजिबल ज्यादा है एंड स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक सब कुछ डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया है। सो जो लेटेंट व्यू है वो
अब लोग कहते हैं कि डेटा इज द ऑयल, बट उसको डेटा को रिफाइन भी करना चाहिए। सो जो लेटेंट व्यू है वो काफी बड़ी हद तक एनालिटिक्स कंपनी है, एंड इसके तकरीबन 95% जो इनका इनकम है वो यूएस से आता है। तो ये भी काफी अच्छी कंपनी है और इसके फाइनेंशियल भी काफी अट्रैक्टिव है। तो ये भी सब्सक्राइब फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव करना चाहिए। राइट, ठीक है रंजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय के लिए। रंजीत झा बहुत सारे आईपीओस के बारे में बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे क्या होना चाहिए वहाँ पे आपका व्यू। लेकिन बाजार की तो बात करें तो ज़बरदस्त रिबाउंड नीचे से आता हुआ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली आज बेंचमार्क इंडेक्स से पहले रिबाउंड हो गई थी। प्रिंस पाइप्स 10% के सर्किट की तरफ, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज जो चलिए हिमांशु से पूछते हैं। हिमांशु, आपने ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? जी नहीं है दीदी। ब्लैक रोज काली मेहंदी जो कंपनी बनाती है वो वही कंपनी है। 9% ऊपर है उसका स्टॉक। केमिकल कंपनी है हालांकि। क्या लग रहा है चार्ट्स पे? माफी चाहूंगा यदि मैं इसको कोई बात नहीं, शायद उनके सिस्टम पे आ नहीं रहा है। फिनिक्स मिल्स की बात करते हैं, प्रिंस पाइप्स की बात करते हैं, सब 8 से 10%। शैलेट होटल्स, EIH होटल्स, ये होटल स्टॉक्स में अभी भी रीओपन ट्रेड वाला मामला चल रहा है। राजेश, आपने देखे हैं ये फिनिक्स, EIH, शैले, इंडियन होटल्स तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है लास्ट 3-4 महीने में, बट ये बाकियों पे क्या व्यू? जी बिल्कुल अजय जी, पूरा ही एक ओपन अप थीम जो प्ले आउट हो रही है अनलॉक के चलते हमने देखा कि ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। शैलेट होटल की बात करें तो स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बने, अब डेली वीकली सेटअप बने, हमें लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से 300 रुपए तक की अपसाइड बहुत जल्द आते हुए दिख सकती। तो जिन्होंने भी निवेश किया है लोअर साइड पे या अभी करंट लेवल पे भी निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 245 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 300 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्दी स्टॉक में आते हुए दिखेगी। दूसरा स्टॉक हम बात करें फिनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये स्टॉक में भी एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक का जो सेटअप है इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है जो कि करीब था 995 के बाद, और वो स्टॉक में अब जिस तरीके से मोमेंटम हमने लास्ट वीक और देखा और ये कंटिन्यूटी जो देखने को मिल रही, हमें लगता है कि फिनिक्स लिमिटेड भी यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखाता हुआ दिखेगा। स्टॉक में जो मोमेंटम बना है ये दिखाता है कि स्टॉक अब यहाँ से 1200 रुपए की तरफ बहुत जल्द मूव होते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल से यहाँ पे 1040 ये स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और फिनिक्स लिमिटेड पे भी बाय करने की सलाह रहेगी। इंडियन होटल नो डाउट काफी अच्छा मोमेंटम बना है इस सेक्टर में और हमें लगता है कि इंडियन होटल में जो मोमेंटम है ये यहाँ से और कंटिन्यू इंडियन होटल को तो अभी यहाँ से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो में भी ऐड करके रखना चाहिए। हमें लगता है जिस तरीके से इसके चार्ट सेटअप बने, मंथली सेटअप बने, ये स्टॉक में बहुत जल्द 260 तक की अपसाइड अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए इंडियन होटल में। कोई भी डिप मिलती तो इसको ऐड करें। हम यहाँ पे 190 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। तो कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिले इस स्टॉक को ऐड करें। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 260 तक इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए दिख सकते। ऑटो में तो वैसे आज ठीक ठाक रिबाउंड आया था, लेकिन M&M पे फोकस है। M&M में थोड़ा सा प्रेशर था। M&M का स्टॉक देखते हैं रिजल्ट्स के पहले कैसा चल रहा है। कल है रिजल्ट्स M&M के और सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही है। देखिए एकदम डेज लो पे है, ये बताने के लिए कि इस रिजल्ट्स में किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। सृष्टि, तो सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की वॉल्यूम्स पे अगर नजर डालें तो वहां पे पिछले साल के मुकाबले 3% का सुधार देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने काफी सारे प्राइस हाइक्स भी लिए थे जिसके चलते इनके रियलाइजेशंस भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे और इन्हीं दोनों फैक्टर्स के चलते कंपनी की जो अगर हम आय देखें तो वहां पे करीब 7.5% की हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। पर अगर हम इनकी वॉल्यूम्स को अंदर से देखें तो जो इनकी ऑटो वॉल्यूम्स हैं उसमें करीब 11% का सुधार देखने को मिला है साल दर साल, पर जो इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स है उसमें करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। ये साल दर साल नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि एक हाई बेस था पिछले साल का जिसके मुकाबले ये नंबर अभी कम हुआ है और तिमाही दर तिमाही भी इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में 11% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और इसी एडवर्स मिक्स के चलते यानी जो ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है, साथ ही LCVs का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कम हुआ है और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की तो हम दिक्कतें देख ही रहे हैं सभी ऑटो कंपनीज को इम्पैक्ट करते हुए।
इसके चलते इनके जो ऑपरेटिंग नंबर्स है वहां पे असर देखने को मिलेगा। इबिटा में करीब 23% की हम गिरावट का उम्मीद कर रहे हैं। इनका जो इबिटा है वो 1594 करोड़ इस बार रह सकता है। अब अगर मार्जिन की बात करें तो पिछले साल 17.8% पे मार्जिन देखे गए थे, इस बार 12.8% पे रहने का हमारा अनुमान है और तिमाही दर तिमाही भी ये 1 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है। और आखिरी में जो इनका मुनाफे का फिगर है वहां पे करीब 11% की हम गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था 1311 करोड़ का, इस बार वो 1172 करोड़ का रहने का हमारा अनुमान है। इसके अलावा जो टॉप लाइन नंबर्स हैं हमारी नजर रहेगी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है चिप शॉर्टेज सिचुएशन की दिक्कतों को लेके, क्योंकि मारुति और टाटा मोटर्स दोनों ने ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है। इनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक सिचुएशन कैसी है, कितनी मजबूत है और साथ ही कंपनी के आने वाले समय में ईवी को लेकर क्या प्लान्स है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया सृष्टि नंबर्स बताने के लिए कि नंबर्स इसके कैसे रहने वाले हैं। और अभी तक तो शेयर में किसी तरह का कोई खास बड़ा रिएक्शन नहीं है, सुबह से बिल्कुल सपाट है, 1-1.5% की गिरावट के साथ ही खुला, अभी भी वहीं ही चल रहा है। हिमांशु, सुबह से हम जब ऑटो शेयर्स की चर्चा कर रहे थे तो M&M ने आज कहीं भी स्पार्क नहीं दिखाया। क्या क्लोजिंग में जा सकता है? क्या ये लास्ट का जो आधा पौना घंटा बचा अभी, क्या ये डे हाई पे क्लोज कर सकता है? ऐसे चांसेस हैं? देखिए टीपी, मैं ये कहूंगा कि सपोर्ट के पास है काफी, 850 रुपए के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऑलरेडी हमने देखा कि 950-960 के लेवल से इस स्टॉक में करेक्शन आते हुए देखने को मिली है। उसके चलते मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है और अगर आप यहाँ पे खरीदारी करके चले तो एक 10 रुपए का सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 900 रुपए से पहले नहीं है, तो उन टर्म्स में यहाँ पर 4:1 का आसपास एक रिवॉर्ड टू रिस्क बैठता है। 850 के एक नीचे का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तेजी की ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, कल है इसके नतीजे, 850 का मिल गया आपको स्टॉप लॉस। शेयर के बारे में जो नंबर्स कैसे आएंगे सृष्टि ने आपको बता दिया। तो M&M का पूरा लेखा जोखा, पूरी हिस्ट्री आपके सामने हमने अब रख दी है। राजेश सर, DLF अभी थोड़ी देर पहले आपके लिस्ट में था, वो चला है, वो आधा पौना % पिछले 5-10 मिनट में चल गया है। एक शेयर आप जरा और देखो, वो है सर करूर व्यासा बैंक। इसके अभी नतीजे आए हैं, क्या नंबर्स आने के बाद ये थोड़ी लीडरशिप ले सकता है? क्या मतलब आगे आएगा मिड कैप बैंकिंग में से? तो डिम्पी जी, स्टॉक का सेटअप देखें तो काफी स्टेबल है। अगर डेली सेटअप में अगर इसका एनालाइज करूं तो स्टॉक का सेटअप तो स्टेबल है और जिस तरीके से स्टॉक का अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहां से पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक में 54 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये स्टॉक उस लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में फिर 60-62 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है कि स्टॉक यस यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में पिछले 1.5-2 महीने का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक ने काफी अच्छा एक्यूमुलेशन यहाँ पे दिखाया है। तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे 54 रुपए आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रॉस हो जाता है या अगले 1 या 2 सेशन में भी क्रॉस होता है तो 60 से 62 तक की अपसाइड करूर वैश्य बैंक में आते हुए दिख सकती है। इसमें बाय करने की सलाह रही। चलिए ठीक है हिमांशु, पिछले कुछ 15 मिनट में आप देखें तो थोड़ी सी बाइंग आपको ब्रिटानिया बिकॉज ऑफ नंबर्स और उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आपको नेस्ले, HUL यहाँ पर भी देखने को मिला था। क्या आप देख रहे हैं कि चार्ट्स पर कहीं किसी तरह का बाइंग मोमेंटम अब आपको FMCG पैक पे दिख रहा है, लार्ज कैप FMCG? देखिए प्रियंका, पर्टिकुलरली अगर मैं ब्रिटानिया की बात करता हूं तो यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी नंबर से पहले काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बना हुआ था, 3650 के आसपास, जहाँ पे स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज था। इसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। साथ ही साथ ITC में भी हमने देखा कि सुबह लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, क्योंकि 225 के आसपास यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट विजिबल थे। लेकिन अभी तक चार्ट्स पर ना डेरिवेटिव डेटा पर ऐसा कोई साइन विजिबल नहीं है कि यहाँ से कोई लंबी ये सस्टेन तेजी इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बाउंस है और यहाँ पर आप ट्रेड करके अपना हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। एफएमसीजी में कुछ खास स्पर्ट नहीं दिख रहा अभी हिमांशु को। आज नंबर्स हैं ब्रिटानिया के, देखना होगा कि कैसे नंबर्स आते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन क्योंकि हम लगातार आपके लिए बड़ी बिग मार्केट वॉइसेस लेकर आते हैं जो व्यू दे पाए आपको मार्केट्स पर, सेक्टर्स पर। आज हमने बात की आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के महेश पाटिल से। आइए उनका क्या व्यू था मार्केट्स पर सुनते हैं और उसके बाद एक ब्रेक। यहाँ से मार्केट इज नाउ फेयरली फैक्टरिंग इट, पूरी तरह से डिस्काउंट कर रहा है जो हालांकि जो सिचुएशन है इकोनॉमी की और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। तो यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आई थिंक इट विल बी मोर ड्रिवन बाय हाउ द रिकवरी प्लान आउट। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की रिकवरी है उसकी पेस कितनी स्ट्रांग होगी आगे जाके, उसके ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो थी मार्केट में, राइट, वो धीरे धीरे से अभी उसमें लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्लोबली भी हमने सुना है कि यूएस ने जो टेपरिंग अनाउंस की है नवंबर एंड से, एंड बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट विल बी ओवर। सो खाली लिक्विडिटी के बेसिस पे जो स्टॉक्स चल रहे थे, आई थिंक वो अभी स्लो डाउन हो जाएंगे और अर्निंग्स ड्रिवन ग्रोथ के कारण मार्केट आगे ऊपर जाएगा। चलिए, बाजार में तो अच्छी खासी रिकवरी आई गई है, ब्रॉडर मार्केट्स भी काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी में मिला जुला बहुत ही मिक्स्ड ट्रेंड है। ब्रिटानिया भी स्ट्रांग रिबाउंड दे रहा है। एक व्यू तो एफएमसीजी में ये है कि जितना भी कॉस्ट प्रेशर्स आ रहा है वो अब मार्जिन को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट मार्जिन में हमने अच्छा खासा प्रेशर सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स में भी देखा मोस्ट कंपनीज में। लेकिन एक व्यू ये आ रहा है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वहां पे मार्जिन का एक्चुअली इतना इंपैक्ट नहीं है और वहां पे प्राइसिंग कर पा रही हैं ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट में जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर है। इनफैक्ट कृतिका ज्वाइन कर रही है हमें शो पे, और वो भी एक ऐसी तरह की खबर लेके आई है, एक रिपोर्ट लेके आई है जो ये बता रही हैं कि अभी 2 मिनट में वो आई रही है शो पे हमारे, कि एक्चुअली वहां पे काफी सॉलिड ग्रोथ है। राजेश और हिमांशु खैर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृतिका को टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, 2 मिनट में कृतिका वापस आएंगी। उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे सीमेंट की। सीमेंट में लार्ज कैप सीमेंट, मिड कैप सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, एसीसी सभी में अच्छी खासी गेन्स आ रहे हैं। हिमांशु, अगर आपको पोर्टफोलियो अप्रोच लेनी हो थोड़ी 6 से 8 महीने का अगर आपको कॉल लेना हो तो आप किस तरफ टिल्ट करेंगे, ये लार्ज कैप या आप इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी इस तरह की तरफ भी आप रूल आउट नहीं करते लेना? जी, मुझे लगता है दोनों ही स्पेसेस में यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और एक चीज की जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये कि पिछले 15 दिनों में हार्डली कोई ही ऐसा लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक होगा जो कि हमने यहाँ पर कवर नहीं किया, जिसमें हमने यहाँ पर खरीदारी की राय नहीं दी। और मुझे लगता है कि ये जो तेजी है सीमेंट स्पेस में यहाँ पर और बनते हुए नजर आ सकती है। जेके सीमेंट में आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, 3500-3600 रुपए के ऊपर फिलहाल स्टॉक 3800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काफी लंबी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। इसमें यहाँ से भी 200 से 250 रुपए का मूव आपको आने वाले कुछ हफ्तों में आता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिहाज से यहाँ पर अगर आपको कोई डिप मिलता है 3600 के आसपास, 3600-3650 के आसपास, तो जेके सीमेंट में फिर से खरीदारी का मौका बनता है। लार्ज कैप सीमेंट में अंबुजा सीमेंट अजय जी दूसरा स्टॉक है जो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है और यहाँ पे करंट लेवल्स 429 रुपए के आसपास हैं। अब मेरा मानना है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई 450 रुपए के ऊपर निकलने को तैयार है। तो उस लिहाज से ये दो सीमेंट काउंटर्स हैं जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो के लिहाज से निवेश किया जा सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जबरदस्त मूव आ रहे हैं, 5-6% के मूव्स हैं। बहुत दिनों से इस तरह के मूव्स नहीं देखे और इसमें एक कंट्रीब्यूशन एचपीसीएल 7.5%, बहुत ही बड़ा मूव है। उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूटर एक्सक्लूसिव स्टोरी जो प्रकाश ने ब्रेक की थी मॉर्निंग में वो भी है। आइए एक बार वापस से सुन लेते हैं। प्रकाश, देखिए, एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसके ऊपर जो सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनका जो बकाया है उसका भुगतान कैसे होगा, इसके लिए तीनों ही सरकारी कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है और इस बात की मांग की है कि इसका एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि कैसे बकाये का भुगतान जो है वो एयर इंडिया करेगा।
सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से एक सेपरेट एसपीवी बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि जो तेल मार्केटिंग कंपनियों का जो बकाया है उसका भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करीब 2 से 3 दौर की बैठकें जो हैं वो हो चुकी है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, और इसको जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि एयर इंडिया के ऊपर तीनों ही कंपनियों का करीब करीब 3500 से 4000 करोड़ रुपए का बकाया है इंटरेस्ट की रकम के साथ, जिसमें आईओसी का करीब 2000 से 2300 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया है। एचपीसीएल का जो बकाया है वो करीब 900 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास है ब्याज की रकम के साथ, और इतना ही रकम करीब बीपीसीएल का भी है। वित्त मंत्रालय जो है कई तरह के मॉडल पे विचार कर रहा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। तेल कंपनियों ने भी इसमें कुछ सुझाव दिए हैं और सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते एक और अहम बैठक हो सकती है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और इस मैकेनिज्म को जो है अंतिम रूप दिया जाएगा, और तब ये तय होगा कि कैसे आने वाले दिनों में जो है एयर इंडिया की तरफ से जो ओएमसीज हैं उनके बकाये का भुगतान होता है। बिल्कुल, तो ये स्टोरी हमने सुबह ब्रेक की थी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में एक रफ्तार देखने को मिली। आईओसी आप देखिए दिन भर की तेजी को सस्टेन करा हुआ है, 4% तेज, और बीपीसीएल लगभग 3% तेज। आप बढ़ेंगे कुछ और काउंटर्स की तरफ बात करेंगे। राजेश, ऑटो पैक में हम देखा है एक बड़ा फंडामेंटल रीजन रहा है उनके लिए चिप शॉर्टेज का, लेकिन इस साल ऑटो सेक्टर ने अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया। अब क्या लग रहा है आपको? आप टाटा मोटर्स को भी देखिए, पिछले कुछ मिनटों में एक बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। मारुति सुजुकी क्रूशियल लेवल पर खड़ा है। लग रहा है आपको कि ऑटो पैक अब शायद आने वाले समय में एक रिवर्स करने वाला है ट्रेंड अंडर परफॉर्मेंस का? जी प्रियंका जी, देखिए ऑटोमोबाइल स्पेस में अगर हम देखें तो लास्ट मंथ में एक अच्छा अपमूव हमने सभी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में बनते हुए देखा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला, लेकिन आज के सेशन में देखें तो स्पेशली ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो ओवरऑल ये पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं एक रिवाइवल आते हुए दिख रहा है चार्ट पे, और जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर अब यहाँ पे नियर टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट्स यहाँ पे अब जिस तरीके से पॉजिटिव की तरफ टर्न होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में यहाँ से बनते हुए दिखेगा। तो स्पेशली हमें टाटा मोटर यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर है। हमें लगता है टाटा मोटर को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी अच्छा स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक का, और पिछले दिनों में जो एक तेजी थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन भी ऑलरेडी चार्ट पे विजिबल है। हमें लगता है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन है ये स्टॉक में 560-580 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले दिनों में आते हुए दिख सकती। तो करंट लेवल से हम टाटा मोटर पे बाय करने की सलाह देंगे। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, हालांकि उसका प्राइस काफी बड़ा है, बॉश लिमिटेड पे अगर आप फोकस करें तो ये स्टॉक का जिस तरीके से शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम एनालाइज करें तो जो ब्रेकआउट हमने पिछले मंथ में देखे थे स्टॉक में, वो स्टॉक में कंटिन्यूटी बनते हुए दिख रही है। और बॉश के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो ये स्टॉक में काफी अच्छे अपमूव यहाँ से आते हुए दिखेंगे। हम यहाँ से पोजिशनल टारगेट जो बॉश लिमिटेड का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए ऑलमोस्ट करीब 20,000 के आसपास। ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में मूव होता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक में बाय करें। करंट लेवल से 17,400 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, लेकिन टारगेट हम इसमें मान के चल रहे 20,000 तक के अपसाइड बॉश लिमिटेड में आते हुए दिख सकती, तो ये स्टॉक भी फोकस में रखना चाहिए। ठीक है, तो राजेश सर की तरफ से बॉश है एक। हिमांशु, मैं रोज का ट्रेड नहीं करना चाहता और मैं आज दिवाली के मौके पर इसी समय एक शेयर लेना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जनवरी में इसको काटूंगा। तो मेरा करीब करीब एक क्वार्टर जैसा हो गया, मैं 2-2.5 महीने इसको रखूंगा। एक शेयर मैं आपको बताता हूं, आप जरा उसको चेक कर लीजिए टेक्निकली, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। क्या मैं शेयर को ले सकता हूं? मैं 1 जनवरी को सौदा काटूंगा सर, इससे पहले नहीं काटूंगा। तो क्या मैं लूं अभी कि नहीं लूं? पहला पॉइंट। अगर आपको ये शेयर पसंद नहीं है तो फिर आप ये काम आप कर दीजिए, आप बता दीजिए फिर किसको लेना है। डीपी जी, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी कोई ऐसी खास बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है जो इसके काउंटर्स में देखने को मिली है, और साथ के साथ सेटअप जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। काफी समय की एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने 160-165 रुपए का हर्डल को पार किया है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई यहाँ पर डिप मिलता है लगभग 175 रुपए के आसपास आने वाले समय में, तो वहां पर इसको पोजीशन को बिल्कुल ऐड भी किया जा सकता है। और अगर आप इसको 2 या 3 महीने के हिसाब से रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कंजर्वेटिव साइड 240-250 रुपए तक के टारगेट्स आपको आईबी रियल एस्टेट में आते हुए नजर आ सकते हैं।
ठीक है, ये तो सर मैंने आपसे पूछ लिया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, और आपने बता भी दिया कि 220 240 भी आ सकता है। एक शेयर ऐसा ही मेरे को और चाहिए आपसे, कम से कम 3 महीने, एक क्वार्टर के लिए रखूंगा, 3 से 4 महीने रखूंगा कम से कम वो शेयर। तो डीपी जी देखिए, वैसे तो 2 स्टॉक्स है मेरे रडार में। पहला रियलिटी से ही जुड़ा है, ओबरॉय रियलिटी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बड़ा लीडर रहा है, और जिस हिसाब से ये स्टॉक 1000 रुपए के हर्डल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर एक बड़ी तेजी अभी भी बाकी है। और मुझे लगता है कि ये 1200 रुपए 1250 रुपए तक के टारगेट्स आपको आने वाले समय में 2 से 3 महीने में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 940 950 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है ओबरॉय रियल्टी एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको जरूर एक पोजिशनल तौर पे खरीदारी करके चला जा सकता है। दूसरा स्टॉक एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, और वो स्टॉक है अवंती फीड्स। तो डीपी जी अगर आप देखेंगे तो ये काफी बेहतरीन स्टॉक रहा है, बहुत अच्छा इसने वेल्थ कमाकर दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से कोविड कंडीशंस की वजह से स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन अब इसका चार्ट फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि 530 540 रुपए पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम एक सपोर्ट बनाकर एक बेस फॉर्मेशन कर लिया है। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड लगता है मुझे वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। 530 रुपए के इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में यहाँ पर पहला टारगेट जो मैं वॉच आउट करूंगा वो लगभग 590 से 600 रुपए का होगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि जैसे ये उस लेवल की तरफ पहुंचेगा एक अच्छा मोमेंटम भी पिकअप होता हुआ नजर आ सकता है, और ये आपको 630 650 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 महीने में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने आपको वादा किया था कि एफएमसीजी सेक्टर में कुछ ट्रेंड शेप अप हो रहे हैं, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कितनी स्ट्रांग डिमांड है, कितनी प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है, उस पर और एक रिपोर्ट लाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कृतिका। और कृतिका अरोरा, बताइए आप क्या गैदर कर रही हैं? एचयूएल देखिए ऑलरेडी डेज हाई पे आ गया। जैसे जैसे कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रही हैं और मोबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होते जा रहे हैं, तो एफएमसीजी कंपनीज कहती हैं कि इस वजह से उनके जो प्रीमियम सेल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं, स्पेशली जो ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि एचयूएल ने कहा कि उनके ब्रांड्स जैसे कि डव, ट्रेसेमे, लैक्मे, उनकी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं। और एचयूएल ने अपने अर्निंग्स कॉल में पहले भी कहा था कि उनके डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो ऑलरेडी सितंबर 2019 लेवल के 3% पे है। तो इसी तरीके से मैरिको ने भी ईटी नाउ को ये बताया कि उनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट सेल्स हैं वो जुलाई सितंबर में उनका बेस्ट क्वार्टर था। उनका जो प्रोडक्ट है जैसे कि लिवॉन या फिर मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, दे सॉ डबल डिजिट ग्रोथ। और अगर इसी तरीके से ये पेस कंटिन्यू रही तो आगे वो प्री कोविड लेवल्स तक जल्द ही पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से महेश गोयनका जो कि इमामी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि उनके कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स और जो लार्ज पैक्स हैं उनकी सेल्स अच्छी हो रही हैं, जैसे कि बोरो प्लस या फिर केश किंग ऑयल। तो प्रीमियम सेल्स ऐसी हैं जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी म्यूटेड थी क्योंकि पैंडेमिक था और लोग नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब लोग बाहर निकल रहे हैं तो इनकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं। और कंपनीज कहती हैं कि इसी तरीके से ये रहा तो सेल्स अच्छी होंगी आगे भी क्वार्टर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट इसमें कहीं ना कहीं कंपनीज लाइक पेटीएम, कंपनीज लाइक नायका का भी काफी बड़ा रोल है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे अच्छी रिटेलिंग, ऑनलाइन प्रीमियम कंज्यूमर ब्रांड्स काफी अच्छा वहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, और दूसरे ब्रांड्स भी हैं और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। लेकिन उससे बात करें तो पेटीएम का जो सबसे बड़ा आईपीओ है देश का, वो भी खुल गया है। सॉलिड रिस्पॉन्स ऑलरेडी आया है एंकर बुक में। हमने वहाँ उनके मैनेजमेंट से ये बात की थी, किस तरह का अच्छा रिस्पॉन्स है, वैल्यूएशंस और आगे ग्रोथ क्या लग रही है, इसके बारे में मधुर देवड़ा, उनकी एक स्लाइस सुनते हैं। हमारे साथ है मधुर दियोरा, टॉप मैनेजमेंट ऑफ पीटीएम, सीएफओ प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच मधुर। आप लोगों के लिए तो आज इतना बड़ा दिन है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने क्या मुहूर्त ली थी कि जो बड़ा आईपीओ होगा वो 8 नवंबर को होगा, डीमोनेटाइजेशन की 5th एनिवर्सरी को होगा? बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा से ऐसे इसको डिजाइन किया था कि हम 8 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन ऐसी इतनी भी अच्छी प्लानिंग नहीं थी हमारी। लेकिन ऐसा काफी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है कि एग्जैक्टली 5 साल बाद, जो आपने कहा डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर को, उसके एग्जैक्टली 5 साल बाद हमारा आईपीओ खुल रहा है। एंड वो 5 साल में काफी चेंज हो गई है कंपनी, पार्टली बिकॉज ऑफ थोड़ा डिमोनेटाइजेशन के कारण थोड़ा
दूसरे बिजनेसेस के कारण, लेकिन काफी चेंज हो गई है। तो एग्जैक्टली 5 साल बाद हमारा आईपीओ खुल रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। चलो बात करते हैं कि अब आगे जाके क्या होगा। लेकिन मधुर, अगर आपका एंकर बुक देखा जाए, कंग्रेचुलेशंस, इट्स टर्न्ड आउट टू बी इंडियाज लार्जेस्ट एंकर बुक फॉर एन आईपीओ। 8300 करोड़ रुपए रेज। इतने क्वालिटी इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे ब्लैक रॉक, सीपीपी, आईबी, जीआईसी, बहुत सारे हैं। तो ये अगर हम देखेंगे 45% ऑफ द इशू तो ऑलरेडी हो गया खत्म। इसको कैसे देखा जाए? आपने वैल्यू, इसका मतलब है छोड़ी हुई है टेबल में इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप आईपीओ के एंकर बुक देखें तो एक तो है कि साइज क्या था उसका, तो 8,000 करोड़ से ज्यादा था। दूसरा कि हमारे इन्वेस्टर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो पहली बार ऐसा हमारे कंट्री में हुआ है कि कोई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने, नॉर्मली क्या होता है एंकर बुक में लोग 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे एंकर बुक में लोगों ने 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया है। तो एंड ये जो वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में हर ऑलमोस्ट एवरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स आए हैं। तो काफी अच्छी बैकिंग मिली है हमें बिकॉज ऑफ ये एंकर राउंड में। और हमें ऐसा लगा कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, जो पेटीएम का मोमेंटम है, उससे हो सकता है कि हम उससे थोड़ा ऊपर भी आईपीओ प्राइस कर सके। इनफैक्ट हम आईपीओ के बारे में और ओपिनियन लाएंगे आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से। नीलेश शाह इन्विजन कैपिटल के बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है और वो है 4% इक्विटी का ब्लॉक डील हुआ है पूनावाला फाइनेंस। आपको याद होगा पूनावाला फाइनेंस अर्स्टवाइल मैग्मा फाइनेंस थी, फिर पूनावाला ग्रुप ने उनको खरीद लिया। और पूनावाला ग्रुप जो कि सीरम इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी कंपनी है पूना बेस्ड, और देश की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और उन्होंने कोविड वैक्सीन भी बनाई है। उनका ये एक फोरे था एनबीएफसी स्पेस में। उसका अगर आप लास्ट 1 साल का ग्राफ लेके आए तो आपको मालूम चलेगा किस तरह से वो स्टॉक कंप्लीटली रीरेट हो गया। 50 वाला करीब 200 रुपये पहुंच गया। ये देखिए करीब 135, 3 गुना से ज्यादा। और उसमें कुछ ब्लॉक डील हुई है 165 रुपए, 175 रुपए के आसपास। लेकिन बात चल रही थी आईपीओ की, और जानते हैं कि नीलेश शाह इन्विजन कैपिटल के बहुत बड़ा पीएमएस चलाते हैं और बाजार के पुराने आदमी हैं। वो आईपीओज और करंट आईपीओज के बारे में क्या राय रखते हैं, उन्होंने हमसे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बात की थी। एक उनकी ओपिनियन भी ले लेते हैं। Latter should be the strategy, which means that these are good companies, these are great companies. Some of them will actually define the decade going ahead, but clearly the valuations are just astronomically high. I don't think they can be compared to DMart, because DMart was, as a business, was highly profitable. They had margins, they had strong cash flows, and they were growing. Versus that, these are companies which are just probably not yet profitable. And versus that, the valuations are really high. So my sense is that, or a more prudent strategy would be that keep your homework ready. These are great businesses, have the homework ready. And when they have a bad quarter, or the market goes through a phase of correction or something like that, or the markets are unkind to these freshly listed IPOs, then that might be a great time to kind of buy into them. Keep in mind, Nikunj, that Zomato, which did very well on listing, but if I were to kind of look at the day on the close, day 1 or day 2 of the listing, it probably closed at around 120. Versus that, it's at about 128, 130. So post listing, the performance has not really been stellar for some of these digital giants. So my view is that right now, have a wait and watch approach. And if Mr. Market gives an opportunity during the course of the coming summer, easily kind of at that point of time, go out there and buy them. राइट ये तो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि वैल्यूएशन थोड़े हाई हैं बट हाई क्वालिटी कंपनीज हैं। एक सेक्टर की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स। पिछले हफ्ते से हमने देखा ये भी एक तरह का अनलॉक प्ले है, लेकिन कुछ जबरदस्त मोमेंटम दिखाई दे रहा है वीआर लॉजिस्टिक्स में, गति में, ऑल कार्गो, ब्लू डार्ट, वीआरएल तो आज करीब 16% चल गया है। डिम्पी, आपने इसके ऊपर कुछ काम किया है और लोगों से बात की है, क्या मामला चल रहा है यहाँ पे, क्या ट्रिगर है जो प्ले आउट हो रहा है?
अजय, इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर था वो अभी हाल फिलहाल में सरकार ने दिया जब वैट कम किया गया, करीब 10 रुपया डीजल के दाम कम हो गए। अगर वैसे इसको परसेंटेज में देखा जाए तो ये करीब 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट है जो आपकी फ्यूल कॉस्ट बनती है, क्योंकि 100 रुपए का डीजल है और 10 रुपए सस्ता हुआ वैट से। और अब ये सारे बीजेपी नहीं, अब नॉन बीजेपी स्टेट्स ने भी ये कम कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज है कि अक्रॉस द बोर्ड आपको सबका बेनिफिट आपको आपके लॉजिस्टिक कंपनी को मिल रहा है। एक और चीज, जैसे आप सुबह आज बातचीत भी कर रहे थे प्रवीण खंडेलवाल से, वो ये कह रहे थे कि 10 साल में पहली बार हमने रिकॉर्ड सेल्स की हैं। और ये सिर्फ खुदरा नहीं है, सिर्फ रिटेल सेल्स नहीं, बल्कि ऑनलाइन सेल्स भी जो पहले 10 दिन से चल रही थी दिवाली से पहले अजय, उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट्स इस बार लॉजिस्टिक कंपनीज को लेके आया है। ई-वे बिल जो था वो सरकार ने जब लागू किया उसके बाद से चीजें का बेनिफिट हुआ। अजय, 2 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ट्रांसपोर्टेशन के सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खुले थे, एविएशन, रोडवेज, शिपिंग, रेलवेज, वो फुल फ्लैश थे। तो जो आपको लॉजिस्टिक के कॉस्ट होती है, यानी कि जो मार्जिन्स होते हैं, वो बहुत अच्छे इस बार हमको आते हुए मिले हैं। और एक और अच्छी चीज है कि इस बार का क्वार्टर वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर जाता है लॉजिस्टिक कंपनीज का, क्योंकि खासकर इनको रिटेल चेन से और इंस्टीट्यूशनल से सेलिंग ऑर्डर्स काफी अच्छे आते हैं। अजय, लेकिन एक चीज जो हमने जब एक्सपर्ट से भी बातचीत कर रहे थे तो एक चीज नोटिस भी हुई हमको, वो ये थी कि इस बार का क्वार्टर ठीक है, अच्छा हुआ, फेस्टिवल के साथ क्लब हो गए, आपको वैट कम हो गया आपका डीजल पेट्रोल पे। क्या आगे भी मोमेंटम बना रहेगा नहीं रहेगा, कि वैल्यू अनलॉक होगा नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक क्वेश्चन उठा था ना, तो उसमें एक पॉइंट अजय मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगा, ये कन्वर्जन होता कितनी जल्दी है, क्योंकि ये सेक्टर करीब 90% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही कम है जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। क्या ये बड़ा अनलॉकिंग वाला सेक्टर बन सकता है अगर ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़े तो? क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट तो मिल रहा है, टेक सपोर्ट तो अच्छा है इनके पास। ये तो ट्रेंड दूसरे विकसित देशों में भी देखा गया है, जो चाइना है, यूएस है, ऐसे बड़े मार्केट्स हैं, वहां पे हमने देखा है इस तरह का कन्वर्जन होते हुए। तो हो सकता है कि कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पे ना हो, उम्मीद तो यही है, और इसीलिए शायद अच्छे खासे वैल्यूएशन भी इनको इन्वेस्टर्स से सबसे मिल रहे हैं। लेट्स सी, कुछ नंबर्स आएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि कितना ज्यादा सॉलिड रिस्पांस मिल रहा है एंकर के बियॉन्ड। बट आइए इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा और। राजेश हमारे साथ हैं और साथ में हिमांशु भी है। राजेश, आपको ये चारों अगर कंपनियों को कंपेयर करना हो, ब्लू डार्ट, गति, वीआर लॉजिस्टिक्स और इसकी जो पेरेंट कंपनी है गति की। तो अजय जी देखिए, मैं ये स्टॉक्स के चार्ट्स एनालाइज कर रहा था जिसमें वीआरएल लॉजिस्टिक का सेटअप तो काफी इंटरेस्टिंग है, और जिस तरीके से आज मूव बने हैं, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया। और इसमें अगर हम देखें तो जिस तरीके से मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुए, ये हुए 2018 के जो हाई बने थे आज वो स्टॉक ने क्रॉस किए। तो ये स्टॉक में तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ से और भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो वीआरएल लॉजिस्टिक पे बाय करने की सलाह है। 513 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है जिस तरीके से ब्रेकआउट है यहाँ पे बने मंथली चार्ट पे, अब ये स्टॉक में 600-615 तक की अपसाइड यहाँ से अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से 480 के स्टॉप लॉस से वीआरएल लॉजिस्टिक बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गति का। गति में अगर हम मंथली और वीकली चार्ट को एनालाइज करें तो स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना, स्टॉक ऑलमोस्ट करंट मंथ में ही देखें तो 20 से 22% के आसपास का गेन इसी मंथ में देखने को मिला है हमें। तो गति का जो सेटअप है वो ये दिखाता है कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट पे हुए हैं, अब ये स्टॉक में यहाँ से 195-200 तक की अपसाइड यहाँ से आते हुए बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से इसमें 160 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ब्लू डार्ट हालांकि लो वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन उसका सेटअप भी काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन इसमें थोड़ा स्लो स्टडी बाय करें, स्टैगर्ड मैनर में बाय करें, कोई टिप मिलती तो इसको ऐड कर सकते हैं। इसके चार्ट स्ट्रक्चर ये दिखाते हैं कि स्टॉक में बहुत जल्द 8000 तक की अपसाइड भी यहाँ से आते हुए दिख सकती है। तो पूरा ओवरऑल सेक्टर ही एक बुलिश जोन में टर्न होते हुए दिख रहा है। और जो नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न है वो दिखाते हैं कि ये स्टॉक्स में यहाँ से आगे आने वाले महीनों में और भी मोमेंटम पिकअप होते हुए दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये लॉजिस्टिक स्पेस रहा, ये काफी दिनों से बजिंग है, इसके बारे में हमने बात भी की थी। आज एक बार कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट्स पर आप नजर डालें। MSCI का एक एनुअल सेमी एनुअल इंडेक्स रीजिग है जो इस फ्राइडे को होना है, और कुछ काउंटर्स है जिनकी एंटिसिपेशन है कि वो शायद इस रीजिग में फिट इन हो सकते हैं। और आप देखिए इन काउंटर्स में आज मोमेंटम भी अच्छा है। टाटा पावर, माइंडट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज और इंफोसिस,
इन चार्ट्स में से क्या लगता है, क्योंकि ऑलरेडी अप मूव हम ऑलरेडी देख रहे हैं, आज का नहीं है, पिछले कई दिनों से प्राइस इन में हो गया है, फैक्टर इन हो चुकी है ये वाली न्यूज भी, लेकिन अगर किसी को अभी भी बाइंग करनी हो तो क्या कौन सा काउंटर फेवरेबल लगता है आपको? राजेश? प्रियंका जी देखिए, जिस तरीके से आपने जो स्टॉक्स मेंशन किए, टाटा पावर का सेटअप तो मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये स्टॉक में तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमेशा रखनी चाहिए। ये स्टॉक में हमें लगता है आगे आने वाले समय में जो मूव आएगा वो इसमें 280 तक का भी अपसाइड यहाँ से आते हुए दिख सकता है। तो टाटा पावर क्लियर कट बाय है। जो दूसरा स्टॉक आपने पॉइंट आउट किया था वो था माइंडट्री। तो माइंडट्री में भी यहाँ पे आज काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है। अब ट्रेंड इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है मंथली, वीकली और ईयरली सेटअप पे भी। तो माइंडट्री पे भी यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है माइंडट्री में आगे आने वाले दिनों में जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 5100 5200 तक की अपसाइड पे आते हुए दिख सकती है। 4700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे तो माइंडट्री, टाटा पावर, ये दोनों स्टॉक्स पे बाय करने की सलाह है। और इसी के अगर ऑपोजिट हम बात करें तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो एक्सक्लूड हो सकते हैं इस लिस्ट में? उसमें नाम होंगे इप्का लैब और आरईसी, इस तरह के नाम निकल कर आ रहे हैं। हिमांशु, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या राय रहेगी आपको? क्या वीक दिख रहे हैं आपको चार्ट्स पे भी ये काउंटर्स? इनका इप्का लैब तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी शायद काफी हद तक ये नेगेटिव न्यूज को डिस्काउंट कर चुका है। स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है 2100 रुपए के आसपास। तो मैं नहीं समझता कि इन लेवल्स के आसपास यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट इन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ से वापस से एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ सकता है। जब तक स्टॉक 2050 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बना हुआ है, मेरा मानना है ओवरऑल सेटअप स्टॉक का पॉजिटिव है। दूसरा स्टॉक मैं प्रियंका की सुन नहीं पाया था, इप्का लैब और आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड पे आपकी राय चाहिए? ऑन द कॉन्ट्रेरी, आरईसी लिमिटेड का चार्ट एक्चुअली बेटर चार्ट है। स्टॉक एक हायर लेवल से ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुका है और ओवरऑल जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो इन स्टॉक्स का काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत ज्यादा शायद इसको इम्पैक्ट करता हुआ ना नजर आए। 150 रुपए के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। मुझे लगता है कि उस लेवल के आसपास यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 160-162 रुपए तक का नियर टर्म टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। राजेश सर, ये इंडसइंड बैंक के अंदर अभी क्या करना चाहिए? मान लीजिए किसी ने अगर आज 10% ही नीचे खरीदा है, 8% नीचे खरीदा है, ये सोचते हुए कि बैंक तो ठीक ही है, खबर आई है एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर से बैंक चलेगा, ये क्या उनको अभी होल्ड करना चाहिए या फिर आज की पुल बैक तो कोई आया ही नहीं, 11% नीचे बंद हो रहा है, तो फिर छोड़ जाएं? थोड़ा अभी और पेन हो सकता है इसके अंदर, करना क्या चाहिए? फिर लेके जाएं इस उम्मीद में कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, या फिर आज कुछ नहीं हुआ इसलिए छोड़ जाएं? तो देखिए डिम्पी जी, रिएक्शन तो न्यूज का बिल्कुल इसमें स्टॉक में देखने को मिला, लेकिन स्टॉक की आज की जो क्लोजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हो रही है। हालांकि अभी भी कहीं कोई रिवर्सल का साइन अभी भी कुछ बनते हुए दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक वापस 1050 के नीचे फिसलता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट तो इसका 1000 के आसपास आएगा, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरी राय में जिन्होंने अगर बहुत लोअर साइड पे लिया है, जो आज के लो बने थे स्टॉक के करीब 1040 के आसपास के, उनके लिए ये रहेगा कि आप अपनी कॉस्ट पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। हालांकि अभी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा वेट एंड वॉच ही करूंगा। कल के सेशन में किस तरीके से ओपन होता है स्टॉक, ये 1050 के ऊपर ट्रेड करता है या नहीं करता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करा है तो एक बार हम यहाँ पे आज के लो से बाय करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अभी आज के लिए मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा। ठीक है। हिमांशु जी, आपके 3 शेयर्स थे जो आपने स्टार्टिंग में हमको बताए थे, एक तो बजाज फाइनेंस, दूसरा IEX और तीसरा रहा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तीनों को लेके जाना है कि तीनों में से कुछ छोड़ना है, किसी में प्रॉफिट बुक करना है, कुछ चेंजेस है तो बता दो आप। डिम्पी जी, मुझे लगता है तीनों स्टॉक्स को कैरी किया जा सकता है। पोजीशनिंग बेटर है बाजार की भी और स्टॉक्स की भी। तो तीनों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि कल आपको और ऊपर के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में मेरे कॉल देने के बाद कोई ऐसा खास अभी तक मूव आया नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के सेशन में शायद ही आपको एक अप मूव दे। जाते आते एक बार हिमांशु, वेरी क्विकली कोटक बैंक के चार्ट पर आप नजर डालें। एक न्यूज पे आई है क्योंकि अपने इंटरेस्ट रेट्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं जो कल से इफेक्टिव होगा, और आप काउंटर देखिए रिएक्ट भी कर रहा है। बैंक निफ्टी पे भी बहुत ही डिवाइडेड सा व्यू दिख रहा है आपको। बड़े बैंक्स यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मिड सेगमेंट और न्यूज बेस्ड काउंटर्स परफॉर्म कर रहे हैं। क्या करना चाहिए कोटक बैंक पे?
बैंक का क्लियरली एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है इंटायर बैंकिंग सेक्टर से। ये एक चौथा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो सुबह कमजोर बैंक निफ्टी को भी होल्ड करता हुआ नजर आया था और सुबह भी हमने इसमें खरीदारी का ही व्यू दिया था। मुझे लगता है इसको तेजी की पोजीशन को कैरी करके चलें। 2150 2180 तक के टारगेट्स आपको कल यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं और 2095 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इस तेजी की पोजीशन को कैरी करने की सलाह है। क्विकली हिमांशु, आपका बीटीएसटी ट्रेड या एसटीबीटी? नहीं, बीटीएसटी ट्रेड होंगे प्रियंका जी। ऑफकोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि काफी डिसाइसिवली फाइनली 105 रुपए के ऊपर आज क्लोज दे रहा है, तो यहाँ पर बीटीएसटी कैरी करें। 110 से 112 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं, 104 का स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉक रहेगा बिरला सॉफ्ट का, मिड कैप आईटी स्टॉक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली है, लॉन्ग एडिशन अच्छा देखने को मिला है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कल के सेशन में आपको 432 और 440 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो 412 के स्टॉप लॉस के साथ बिरला सॉफ्ट दूसरा स्टॉक है जो कि मुझे यहाँ पर बीटीएसटी के तौर पर पसंद है। बीओबी के रिजल्ट्स भी आने हैं परसों और उससे पहले काउंटर रिएक्ट करता हुआ। राजेश, आपकी क्या कॉल होगी, बीटीएसटी एसटीबीटी? प्रियंका जी बिल्कुल बीटीएसटी ही होगी और जो मुझे स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो पहला स्टॉक रहेगा बॉश लिमिटेड। स्टॉक डे हाई के आसपास बंद हो रहा है, 18,380 के आसपास स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहे फ्यूचर में। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल टारगेट आना चाहिए 19,000 तक के। करंट लेवल से 18,000 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करेंगे। और दूसरा स्टॉक होगा आईजीएल का। आईजीएल में बीटीएसटी करने की सलाह है। चले ठीक है, तो ये रहेंगी दोनों ही एक्सपर्ट्स की राय है कि बीटीएसटी यानी यहाँ से खरीद के जाने की राय होगी। तो आज निफ्टी पे क्लियरली जिन स्टॉक्स ने प्रेशर बनाया उनमें कहीं से भी कोई रिबाउंड नहीं देखने को मिला। हमने देखा इंडसइंड बैंक ऑन द बैक ऑफ अ बैड न्यूज आज एक काउंटर में गिरावट देखी और गिरावट बढ़ के 10% तक के सर्किट पे और उससे ज्यादा ही तेजी गिरावट के साथ इस वक्त इंडसइंड बैंक क्लोजिंग भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। डिविस लैब में भी एक सेशन रिबाउंड सेशन आपको कुछ देर के दिखा, नीचे लेवल से कुछ रिबाउंड जरूर हुआ लेकिन अभी भी नेगेटिव क्लोजिंग लगभग 4.5% की गिरावट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटोपैक से आज एक उम्मीद थी कि शायद ऑटोपैक रिबाउंड करेंगे। डे में एक ट्रेड एक रेंज के दौरान जरूर इन्होंने ट्रेड किया लेकिन अब इसके बाद M&M मारुति सुजुकी दोनों में ही आप एक नेगेटिव क्लोजिंग देख रहे हैं और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया। इनफैक्ट दे वर द ड्रैगर्स टुडे। आप कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स को अगर बैंक्स में छोड़ दें तो आज सारे के सारे काउंटर आपको लाल निशान में दिखेंगे, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस हो, कोटक बैंक ऑन द बैंक ऑफ न्यूज क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स चेंज किया जो कल से इफेक्टिव होंगे होम लोन इंटरेस्ट रेट्स, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं पिछले आधे घंटे में एक्सपर्ट देखने को मिला और एचडीएफसी बैंक जिसमें आपको एक पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके अलावा आप एसबीआई को देखें वो ड्रैगर रहा और साथ ही दूसरे काउंटर्स भी ड्रैगर है। बीओबी में अब थोड़ी सी आपको अप मूव एक दिख रही है, एक मोमेंटम पुल दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑन द बैक ऑफ अहेड ऑफ नंबर्स। गोल्ड काउंटर्स में आज एक हमने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा। गोल्ड काउंटर्स इसलिए भी क्योंकि गोल्ड प्राइजेस जो है वो 2 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल्स पर है, रिकॉर्ड लेवल्स पर है, जिसके बाद अभी भी एक सेफ हेवन माना जा रहा है। और आप देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस हो, टाइटन हो, यहाँ पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल हम जिस लेवल्स के पास खुले थे उनसे उससे कुछ ऊपर ही बंद हो रहे हैं। हम लगभग 140 पॉइंट्स ऊपर गैप अप के साथ खुले थे और इसके बाद हम देख रहे हैं कि दिन में प्रेशर जरूर बना मार्केट में लेकिन एक अच्छा रिबाउंड सेशन दिया। आईटी काउंटर्स ने इसमें अच्छा पार्टिसिपेट किया, मिड कैप आईटी ने सपोर्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि सेशन यहाँ पर हमें एक रिबाउंड सेशन जरूर देखने को मिला। मिड कैप स्पेस से ब्रॉडर मार्केट से अगर आप बात करें तो वहाँ पर हमें कहीं जो सपोर्ट करते हुए दिखे उसमें हमें वाइट गुड सेक्टर से कई सारे काउंटर्स दिखे। वर्लपूल आज दिन में 11% तक की तेजी दिखा रहा है, फिलहाल अब 9% के पास कारोबार करता हुआ और साथ ही आपको फुटवेयर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कुछ सेलेक्टिव पॉकेट भी आज अच्छा करते हुए दिखाई दी। तो ओवरऑल एक ऐसा सेशन जहां पर हाईली वॉलेटाइल कहना चाहिए, इसे गैप अप हुआ, सारा दिन प्रेशर रहा लेकिन उसके बाद लास्ट के 1 आवर में जिस तरह का एक रिबाउंड सेशन दिखाया मार्केट में, दैट वाज रियली कमेंडेबल। तो चलिए इसी के साथ शो को यहीं समेटते हैं, एक्सपर्ट से इजाजत लेंगे। हिमांशु, राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।